दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूँ अपडेट्स, और एक्चुअली में अपडेट्स आ गए हैं कुछ अच्छे तो उसको हम कवर करेंगे। और हाल ही में वो एक शो जो है इस सीज़न का आखिरी का शो, यानी 2023 में अब सारे शोज़ हो चुके हैं ओवर, बस ये था लास्ट जिसका नाम था ऑस्ट्रिया प्रो। और ये हाल ही में हुआ था अभी माइकल डबुल, और यहाँ पर बात करूँ मैं क्रैग मॉर्टर और उनके साथ में स्टेफन मटाला के बीच। तो इन तीनों कंपेटिटर्स ने इसमें खेला, क्लासिक फिजिक एथलीट्स हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है माइकल डबुल। वो इस कंपटीशन में आए और आखिरकार रिजल्ट्स वही हुए जो हमने सोचे थे। माइकल इस कंपटीशन को जीतने में कामयाब रहे। हमें मालूम है माइकल ने इस साल ओलंपिया में 6th प्लेसिंग अचीव करी थी, लेकिन वही है, उससे आपको अगले साल की क्वालिफिकेशन तो मिलने नहीं वाली। तो इसके लिए उन्होंने इस साल का ये वाला शो खेला, ऑस्ट्रिया प्रो जीत गए और अब 2024 के ओलंपिया के लिए वो क्वालिफाई कर चुके हैं। अब माइकल ने इसके अंदर में भी काफ़ी अच्छी फुलनेस अपनी फिजिक के अंदर दिखाई शो के दौरान। काफ़ी अच्छे उनके लैट्स वाइड हमें दिखाई दिए फ्रंट डबल बाइसेप करते हुए दौरान। लेग्स के अंदर बढ़िया स्वीप्स दिखाई दिए, और माइकल डबल उसी अपनी एक अच्छी क्रेजी कंडीशनिंग में दिखाई दिए जैसे कि वो आमतौर पे दिखाई देते हैं। मेनली अब ये चीज़ हमें नोटिस में आ रही है कि माइकल फुल होते जा रहे हैं पहले से भी ज़्यादा। अब यहाँ से आप मान के चलो कि लगभग 10 महीने बाद ओलंपिया होगा 2024 का, तो 10 महीने के अंदर अंदर इस एथलीट पे अच्छा टाइम है अपने आप को और फुल होकर के आने के लिए। फिलहाल इस कंपटीशन में वो जीत गए, लेकिन थोड़ी सी एक फनी मूवमेंट हो गई थी इस कंपटीशन में वेइंग इन के दौरान। अब आप लोगों को दोस्तों पता है कि सारे जितने भी क्लासिक फिजिक एथलीट्स होते हैं ना, इनका एक हाइट है, हर एक इंसान की एक अपनी हाइट है, उस हिसाब से आपको उसी वेट के अंदर compete करना पड़ता है। तो यहाँ पर पूरा क्लासिक फिजिक का आपको चार्ट दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पर मान लो किसी की हाइट 5'8" है, तो उसका वजन यहाँ पर 197 पाउंड से ऊपर नहीं जा सकता है। अब ये बात तो उस एथलीट को भी पता है, तो वो भी उस हिसाब से ही आएगा ना उस वजन के अंदर। लेकिन गड़बड़ी कहाँ होती है, जब ये एथलीट्स जाते हैं अपनी हाइट नपवाने और इनकी हाइट 5'8" ना होकर के निकलती है फॉर एग्जांपल 5'7.5, थोड़ी सी कम। और यहाँ पर उस इंसान को, उस एथलीट को हैरानी होती है कि मेरी हाइट कम कैसे निकल रही है, मेरी हाइट तो सही निकलनी चाहिए थी। और वहाँ पर जो चेक करने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि आप ओवरवेट चल रहे हो, आपको 197 नहीं, आपको 192 पे आना था। तो वहाँ पर पूरी की पूरी हो जाती है गड़बड़ी ऐसे में, और एथलीट अपने डिवीजन में खेलने के लिए ही क्वालिफाई नहीं हो पाता है क्योंकि वज़न उसका ज़्यादा निकल आता है। क्या हो रहा था जब हाइट चेक हो रही थी, तो स्टीवन मटाला जो एक काफ़ी अब एक नामी एथलीट बनते जा रहे हैं, वो हमें खड़े दिखाई दिए बड़े एक वियर्ड तरीके से, अपने पैरों को इस तरीके से एक पोजीशन में करके। और इससे इनकी ट्रॉलिंग शुरू हो गई थी कि ये अपनी हाइट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस वेट लिमिट के अंदर में आ सके ये। और एक्चुअली में इनके साथ प्रॉब्लम थी ये कि ना इनको खड़े होने में दिक्कत हो रही थी, ऐसा इन्होंने बोला। उसके बाद में हम लोग देखते हैं माइकल डबुल जो इस कंपटीशन में जीते, वो इनकी हेल्प कर रहे हैं इनको स्ट्रेच आउट करने में, यानी कि वो इनका ना जो स्पाइन है ना उसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, डीकम्प्रेस कर रहे थे इनकी स्पाइन को। और ऐसा एथलीट्स अक्सर करते हैं, हाथ पकड़ लेंगे दो लोग ऊपर से, एक आदमी हाथ पकड़ लेगा, एक आदमी पैर पकड़ लेगा और खींचते हैं उससे स्पाइन को। उससे क्या होगा, आपकी हाइट बढ़ेगी और आप अपनी वेट लिमिट और हाइट के हिसाब से बिल्कुल सही खड़े होंगे। जब आप स्केल पे अपने आप को नपवा रहे होंगे, आपकी हाइट कम नहीं आएगी, आप ओवरवेट नहीं बोल दिए जाओगे। इसके अलावा लोगों ने इनको ट्रोल करा इनके इस वियर्ड स्टैंडिंग पोस्चर के कारण कि इस तरीके से पैर मोड़ के क्यों खड़े हो, क्या आपकी हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो आप ऐसे। दोस्तों एक्चुअली में अगर आप सोचोगे ना, यहाँ पर ना इस तरीके से पैर मोड़ने से हाइट बढ़ ही नहीं सकती है। आप चाहे खुद से भी इस चीज़ को ट्राई करके देखना, बहुत आसान चीज़ है। हाइट आपकी सिर्फ तब बढ़ेगी जब आप अपने पंजों पे खड़े होगे पूरे तरीके से और अपनी एड़ियों को ऊपर उठाने की कोशिश करोगे। सिर्फ उसी वे में आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो और अपने आप को एक वेट लिमिट के अंदर ला सकते हो। लेकिन इस तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पर स्टीफन ने भी यही बोला कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी खड़े होने में, इसीलिए मैं ऐसे खड़ा था। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि उनकी हाइट थोड़ी सी कम पड़ रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है एथलीट्स के साथ में कि एथलीट सोच के तो आता है, देखो एथलीट इतना बेवकूफ़ तो नहीं है ना, उसको इतना तो पता है कि मेरी इतनी हाइट है तो मुझे इसी वेट पे कम्पीट करना है। सारी चीज़ें IFBB ने तो लिख के दी हुई है, तो क्यों एथलीट अपनी वेट से ऊपर जा रहा है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप कम्पीट कर रहे हो, आप बिल्कुल अपनी एक वेट लिमिट के अंदर आने की कोशिश कर रहे हो और आपके अब हाइट के चेक इन्स होने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी हाइट थोड़ी सी हमेशा कम पाती ही है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होते हो उस टाइम पे। और कई बार ऐसा देखा गया है, कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि उससे आपकी स्पाइन जो है वो पूरे दिन में कंप्रेस हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि एक ये नेचुरल चीज़ है, जब आप सो के उठोगे तो आपकी स्पाइन रिलैक्सड है तो आप डीकम्प्रेस्ड हो, लेकिन जब आप पूरे दिन अपने काम में लगे हुए हो और रात हो जाती है तो ऐसे में आपकी हाइट हल्की सी कम हो जाती है। ऐसा हर एक इंसान के साथ है, इसको आप
ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हो एक रीज़न, क्योंकि आप पूरे दिन खड़े रहते हो तो आपकी स्पाइन थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है, तो ऐसे में उसको डीकम्प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर स्टिफन करवाते हुए नज़र आए। तो ये रीज़न था, और यहाँ पर इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि इन्होंने कम्पीट किया पर इनकी फिजिक कोई बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी, उतनी शार्प नहीं थी, थोड़ी सॉफ्ट साइड पे ज़्यादा थी, और यहाँ पर ये थर्ड प्लेसिंग लेकर के आए। खैर दोस्तों, ये हाइट वाला मुद्दा छोटा नहीं है, ये बड़ा मैटर है, बिकॉज एक एथलीट अपने हिसाब से बिल्कुल सही तैयार होकर जा रहा है, पर जब वो हाइट नपवा रहा है तो उसको वहाँ पर खड़े हुए लोग बोल दे रहे हैं आप तो 3 पाउंड्स भारी हो। वो बंदा आ जाएगा वहाँ पे शॉक में, वो कहेगा मेरी हाइट के हिसाब से मैं तो सही वजन लेकर आया हूँ। वो कहेंगे नहीं, आपकी हाइट ही कम है, आप ज़्यादा वजन लेकर आए हो। फिर वो सीढ़ियाँ उतरेगा, चढ़ेगा, इधर उधर भागेगा अपना वजन कम करने के लिए। तो ये तो सरदर्दी वाली चीज़ है, हमें रियलाइज़ नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कितनी सरदर्दी है इन क्लासिक फिजिक एथलीट्स को, इसीलिए भागा दौड़ी करते रहते हैं हमेशा अपना वेट नपवाने के लिए, हाइट नपवाने के लिए। अब ये आप सोचो, ये सरदर्दी आने वाली है मेंस फिजिक एथलीट्स के ऊपर में भी, क्योंकि अब से उनकी भी हाइट और वेट नापा जाएगा। हमें पता है, रूल्स आ चुके हैं। इसका इलाज क्या है, क्योंकि हाइट तो ऊपर नीचे होती रहेगी, बार बार आप तो हर एक कॉन्टेस्ट में परेशान रहोगे इस बढ़ती कम होती हाइट के कारण में। इसका एक इलाज निकाला है यहाँ पर टायलर मैनियन ने। उन्होंने बोल दिया अब आपकी हाइट हम लगातार 3 शोज़ जो आप खेल रहे हो उनमें नापेंगे, उस हाइट का एक एवरेज आउट निकालेंगे, और एक पक्की हाइट आपके सामने एक फिगर आ जाएगा, और वो जो एक नंबर, एक फिगर जो आएगा हाइट आपकी, वो मानी जाएगी। हम आपको एक कार्ड पे लिख के आपकी हाइट दे देंगे, वो जाएगा आपका हाइट कार्ड। यानी कि आपकी अब ये हमेशा के लिए परमानेंट हाइट रहने वाली है। हम आपकी हाइट अब के बाद नहीं नापेंगे किसी भी कॉन्टेस्ट में, हम नापेंगे तो सिर्फ आपका वज़न। तो इससे कितनी क्लैरिटी हो जाएगी दोस्तों, हाइट नहीं नपवाने की टेंशन पड़ेगी, वेइंग स्केल पे चढ़ो, वज़न नपवाओ, और आप स्टेज पे चढ़ने के लिए क्लियर हो जाओ। तो ये चीज़ अगले साल से होगी, होपफुली, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। टायलर मैनियन ने ऐसा बोला है। ये दोस्तों अभी का अपडेट था। यहाँ पर माइकल डबल इस कॉम्पिटिशन को जीत गए, और स्टीफन जो है वो आ गए इसके अंदर में थर्ड। इसके बाद अगर बात करता हूँ दोस्तों मैं, तो अगला अपडेट आ जाता है, और यहाँ पर एंड्रयू जैक कर देते हैं कंफर्म कि वो आने वाले आर्नोल्ड क्लासिक यूके खेलने के लिए आने वाले अगले 14 वीक्स के अंदर अंदर। तो हाँ, 14 वीक्स बाद आर्नोल्ड यूके आएगा, एक काफ़ी ह्यूज प्राइज मनी के साथ में। और यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया कि गोइंग फॉर 2x टाइटल, यानी कि इससे पहले भी वो एक टाइटल जीत चुके हैं। और यहाँ पर उन्होंने अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वो ओहायो खेलेंगे या फिर कोई और आर्नोल्ड क्लासिक खेलेंगे, बस उन्होंने आर्नोल्ड यूके का नाम लिखा है। पर मुझे लगता है कि खेल सकते हैं आर्नोल्ड ओहायो, बिकॉज ये वही एथलीट्स है, 5वीं प्लेसिंग वाले एथलीट्स, जो कि ना सारे के सारे आर्नोल्ड खेल लेते हैं और उसके बाद में ओलंपिया की क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं जीत करके ले लेते हैं। तो जहाँ पहले रोली विंकलर होते थे, डेक्स्टर जैक्सन होते थे, आज उस जगह पे एंड्रयू जैक आ गए हैं, उस जगह पे आज सैमसन दौदा आ गए। तो इन लोगों को हम कम्पीट करते हुए देखेंगे। एंड्रयू जैक का फिलहाल कोई फिजिक अपडेट नहीं है, जस्ट शो का अपडेट है, और मैंने बताया था अब आपको यही अपडेट्स मिलने वाले हैं आर्नोल्ड क्लासिक यूके के या फिर आर्नोल्ड ओहायो के। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं अगले एथलीट पे, तो यहाँ पर सैमसन दौदा फाइनली आ ही जाते हैं अपने अपडेट को लेकर के, और कंफर्म कर देते हैं कि आने वाले 12 हफ्ते बाद ही हमें दिखाई देंगे आर्नोल्ड क्लासिक मेन ओहायो खेलते हुए, और उसके अंदर में इस टाइटल को जीतने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हमें पता है कि इस साल भी आर्नोल्ड क्लासिक को सैमसन ने ही जीता था, और बहुत ज़्यादा हाइप वहीं से इन्होंने बटोरी थी। इस बार सेकंड टाइम ये कम्पीट करेंगे, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अपने आगे किसी को आने नहीं देंगे। ना तो देखो इसमें डायरेक्ट खेलने वाले, ना ही हार्डी, तो इसलिए सैमसन दौदा को कोई चैलेंज करने वाला भी नहीं है इसमें। या तो आप बोल लो कि सारे ही लोग चैलेंजर हैं, फिर सभी लोग चैलेंज कर रहे हैं, वैसे कोई सीरियस लेकिन थ्रेट या कोई चैलेंजर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं मानता ही नहीं कि कोई सैमसन दौदा को इस शो में हरा देगा, क्योंकि जजिस को सैमसन की फिजिक एकदम जिस पॉइंट पे चाहिए, सैमसन उस तरीके की फिजिक लाने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही है कि जैसे अभी हमें दिखाई दे रहे हैं इस अपडेट में, तो बहुत ही अच्छे ये दिख रहे हैं। मेन यही चीज़ होगी कि क्या आपने गट को ये कंट्रोल कर पाएंगे स्टेज पर जब ये पोजिंग कर रहे होंगे, कहीं सॉफ्ट तो नहीं पड़ जाएंगे। जैसे कि इस साल हमने इनके साथ में देखा कि पसीने बहुत छूट गए थे इनके, तो बॉडी में एक सॉफ्टनेस आ गई थी, उससे मज़ा ख़राब कहीं ना कहीं हो रहा था। पर जजिस को क्या चाहिए, वही कि एक टाइट मिड सेक्शन, एक वाइड लैट्स, जो क्लियरली उनको बता दिया गया है। और सैमसन के अभी भी वो लैट्स उस लेवल पे नहीं है, बट टाइम इतना ज़्यादा है, अभी भी 3 महीने की, ये इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस वीडियो के अंदर एक्चुअली में देखोगे सैमसन दौदा बहुत राउंड नज़र आ रहे हैं। यही वो चीज़ है जो जजिस को इम्प्रेस कर ही डालेगी, और मेरे हिसाब से इनको आर्नोल्ड क्लासिक जीतने से 2024 का कोई रोक नहीं सकता है। तो हो गया इनकी तरफ से कंफर्म। और बहुत ये देखो, ये फिजिक साइड चेस्ट मार रहे हैं, बहुत अच्छी इनकी फिजिक लग रही है एक्चुअली में। मेन वही है कि हार्डनेस, सेपरेशन, ये कितना अच्छे से लेकर के आ पाएंगे। और डेफिनेटली इनके लैट्स और फ्लेयर आउट होते हुए सब लोग देखना चाहते होंगे, आप में से भी मैं स्पेशली देखना चाहता हूँ। सैमसन दौदा है बिल्कुल फ्यूचर, कोई बड़ी बात नहीं है, 2024 में मिस्टर ओलंपिया बन जाए। जिस हिसाब से साल भर साल मिस्टर ओलंपिया बदल रहे हैं ना, तो इनकी बारी भी आ सकती है। सबको एक एक करके वैसे भी चांस तो मिल ही रहा है अब। इसके बाद में सैमसन दौदा ने यहाँ पर लिख भी दिया है, वी डोंट हिट द ब्रेक्स, वी ओनली ईज ऑफ द थ्रॉटल। तो उन्होंने बोल दिया कि
आराम नहीं कर रहा मैं, बस मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, और जब एकदम टाइम आएगा तो पूरा एकदम पुश कर दूंगा अच्छे तरीके से। फिलहाल पुश ही लग रहे हैं मेरे को, तो एकदम ये लग रहा है ना कि वो एकदम वो फुल इन्होंने पुश्ड आउट अपने आप को कर रखा है। कहीं से कहीं तक इस बॉडी में ऐसा नहीं लग रहा कि इनकी मसल्स कम हुई है या फिर इनकी कंडीशनिंग कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। ये बिल्कुल शेप में ही चल रहे हैं और एकदम फुल ऑन हर तरीके से थ्रॉटल पे मुझे लगता है अभी भी चल ही रहे हैं। स्पेशली अगर मैं स्टेरॉइड्स की भी बात करूं, फूड इनटेक, डेफिनेटली यार इनको इंप्रूवमेंट्स करने हैं, ये चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हैं। और जितना साइज़ इंप्रूवमेंट अभी इनको करना है ना, बस वो अब सारा 2024 के अंदर हमें दिख जाएगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग जितने इंप्रूव्ड आएंगे ना 2024 के अंदर 24 से 25 या फिर 25 से 26 में वो इंप्रूवमेंट कभी भी नहीं आ सकता। यही वो टाइम है जहाँ पर कि जितना अपने आप को चेंज कर ले तो कर ले। ये वही टाइम चल रहा है, बस बिल्कुल पीक टाइम इनका चल रहा है। थोड़े थोड़े प्रपोर्शंस और बेहतर इनको करने की ज़रूरत है, और फिर ये एकदम उस परफेक्ट पैकेज में आ जाएंगे कि बस इस बॉडी में, इस वेट लिमिट में मैं आ गया, अब मुझे होना है साल भर साल और मसल से मैच्योर, दैट्स इट। अगर ज़्यादा यहाँ से पुश करेंगे तो अगेन आउट ऑफ प्रपोर्शन चले जाएंगे। इनके कोच मिलोस सारसिव ने भी बोल दिया कि वो इसी वेट पे अब सैमसंग को खिलवाएंगे, यानी 300 पाउंड्स के आसपास में। ऐसा नहीं कि 310 या 315 पे लेकर के आने वाले हैं। और वो सही डिसीजन भी है, उससे आपका सिर्फ गट निकलेगा और बॉडी की कंडीशनिंग शेप सब खराब होगी। फिलहाल सैमसंग लग रहे हैं एकदम राउंड और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव। और कुल मिला के हम उनको अभी रेस्ट फेज़ में तो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, वो फुल ऑन एक के बाद एक कंपटीशन फेज़ में ही अभी बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आता है अगला अपडेट, ये आता है नाम गुड वीटो का। गुड वीटो अभी दिखाई दे इस तरीके से। फिलहाल ये जा रहे हैं करवाने के लिए अपनी हर्निया सर्जरी। 12 दिसंबर की इन्होंने डेट ली है, और ये एकदम सही परफेक्ट टाइम है हर्निया सर्जरी करवाने के लिए। देखो, हर्निया एक ऐसी चीज़ है जिससे कि कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हर एक बॉडी बिल्डर गुजरता है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, फिल हीथ, डेक्स्टर जैक्सन, बिग रैमी, रोली विंकलर, यहाँ तक कि रॉनी कोलमैन और कई सारे तो क्लासिक फिजिक कंपेटिटर्स को भी हर्निया हो जाता है। बिकॉज हैवी वेट लिफ्टिंग, कोर पे इतना स्ट्रेस पड़ता है, डेड लिफ्ट्स या मान लो स्क्वाट्स, किसी भी तरीके के मूवमेंट से जिससे कि पेट पे स्ट्रेस पड़ता है, तो हर्निया इंटेस्टाइन थोड़ी पुश आउट करती है बाहर की ओर और वो बाहर निकलने लगती है आपके नाभि के अंदर से, तो हर्निया होने के उससे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, एथलीट्स के साथ हर्निया होता है, वो उसकी सर्जरी करवा लेते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और वो टाइम इनको अब मिलेगा, इसलिए मैंने बोला परफेक्ट टाइम है जो ये वाली सर्जरी करवा रहे हैं। अब इसके बाद पूरा 2024 का साल पड़ा है, 10 महीने बाद ओलंपिया हो जाना है, तो उस दौरान बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये प्रो शो खेल लेंगे, उसको जीत करके ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अभी तक भी गुड वीटो ओलंपिया में नहीं हमें दिखाई दी है। बहुत ही यंग एथलीट है, बहुत ही राउंड एथलीट है, मास मॉन्स्टर क्लियरली इनको हम बोल सकते हैं, और ये भी थ्रेट हो सकते हैं कई सारे अच्छे एथलीट्स के लिए। लेकिन बॉडी बिल्डिंग के इस बदलते दौर में कह पाना मुश्किल है कि ये कहाँ पर प्लेस होंगे अगर ये एकदम परफेक्ट कंडीशनिंग और एकदम अच्छी शेप लेकर के आ जाए तो। क्योंकि ये फिजिक पहले के टाइम पे तो ऐसी थी कि मिस्टर ओलंपिया हम बोल देते आज से 2 साल पहले तक भी, लेकिन आज के स्टैंडर्ड्स एकदम ही बदल चुके हैं। अभी तो क्लासिक फिजिक का दौर आ गया है और उसी किस्म के एथलीट्स हार्डी या डायरेक जैसे अपने यहाँ पर जगह ऊपर बनाते हुए नजर आते हैं। तो गुड वीटो अच्छा फ्यूचर होल्ड करते हैं। देखना होगा 2024 के सीज़न में क्या करते हैं, कौन सा शो खेलते हैं। फिलहाल इन्होंने सिर्फ यही अपना अपडेट दिया है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये बहुत हाइप कर देंगे ओलंपिया को जैसे ही उसके अंदर में कदम रखेंगे। यहाँ पर इसके बाद में हमें दिख जाते हैं एंटोन वैलेंट, जो हमें पूरे साल ही नहीं दिखे और अब हमें दिखाई दे रहे हैं इस तरीके की अपनी फिजिक में। एंटोन ने बोल दिया कि वो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो खेलने वाले हैं 12 हफ्ते बाद, तो ये लो दूसरा नाम भी हमारे पास में आ चुका है। और इसी तरीके से भी बहुत सारे एथलीट्स बता चुके हैं अपनी अपनी बातें, अपने अपडेट्स दे चुके हैं, लेकिन अभी आर्नोल्ड आने तो बहुत सारे हमें एथलीट्स दिखाई देंगे। फिलहाल एंटोन कहते हैं कि वो 280 LBS पे है, लेकिन स्टिल आजकल बॉडी बिल्डर्स का वजन ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन वो लगते उतने इंप्रेसिव नहीं है उस वजन पे। तो एंटोन वैलेंट के अंदर भी ऐसे देख करके नहीं पता लग रहा है एग्जैक्टली कि उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट्स करे हैं। थोड़े बहुत उनके बाइसेप्स ज़्यादा पीकी, ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं, वैसे भी उनका बाइसेप हेड अच्छा है, लेकिन वही है लैट्स उनके थोड़े स्मॉल है, चेस्ट उनकी थोड़ी फ्लैट है, वेस्ट उनकी उस हिसाब से वाइड इसीलिए चली जाती है बिकॉज वो एक लैट्स इतने बड़े फ्लेयर आउट नहीं कर रहे। बाकी जब एंटोन शेप में आएंगे तो ही पता लगेगा इन्होंने क्या अपने इंप्रूवमेंट्स करे हैं। फिलहाल यही अपडेट है कि ये भी हमें दिखाई देने वाले हैं 12 हफ्ते बाद खेलते हुए आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर में। तो ये इनकी फिजिक आपको दिखाई दे रही होगी। आपको कैसे लगते हैं एज एन एथलीट, बिकॉज वैसे तो ओलंपिया में टॉप 10 या उसके बाहर रहने वाले एथलीट्स में ही काउंट होते हैं। देखते हैं एंटोन इस बार क्या इंप्रूवमेंट करेंगे। लेकिन इंप्रूवमेंट की अगर बात आ जाए तो यहाँ पर आ जाता है एक और नाम, और ये नाम है राफेल ब्रांडियो का। राफेल ने देखो कुछ खास नहीं करा जब से वो ओलंपिया में कम्पीट हमें करते हुए, या फिर अपने बॉडी बिल्डिंग करियर में जब से हमें वो दिखाई दिया, काफ़ी टाइम से हम उनको कवर कर रहे हैं, लेकिन अब वो हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा राउंड फुल और समझ गए हैं कि बॉडी बिल्डिंग की गेम क्या है।
स्पेशली राफेल ब्रांडो ने जब से नील हिल के अंडर कोचिंग लेनी शुरू करी है ना, उनका साइज़ ऊपर जाना शुरू हो गया है। अभी हम देख सकते हैं उनकी बॉडी के अंदर किस तरीके की फुलनेस इन फोटोज़ में नज़र आ रही है, और पता लग रहा है कि ये एथलीट अब भारी होता जा रहा है। और इसी तरीके की अगर फिजिक रहे, राफेल ब्रांडो भी बहुत एक टॉप कंटेंडर बन जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर में। यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स की माने तो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के अंदर ये भी हमें कम्पीट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन क्लियर अगर बताऊँ तो उन्होंने बोला है कि ये न्यूयॉर्क प्रो के अंदर में खेलेंगे अगले साल में। तो न्यूयॉर्क प्रो में खेलना जीतना इनके लिए आसान होगा मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि नेक्जिला उसके अंदर में खेलते हुए नजर आएंगे, और राफेल ब्रांडो नेक्जिला अगर दोनों रहे ना, तो राफेल उनको हरा देंगे। प्रपोर्शन में राफेल बहुत आगे है, बट ये देखना होगा न्यूयॉर्क के लाइनअप में उस टाइम तक और कौन से एथलीट्स ऐड हो जाते हैं। तो वो बात आगे की बहुत हो गई। फिलहाल हम आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो की बात करें तो इनका नाम आ रहा है इस लिस्ट में कि कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन आर्नोल्ड पूरा एक इन्विटेशनल बेस्ड ही कंपटीशन है। नील हिल चाहें भेज सकते हैं अपने इस एथलीट को आर्नोल्ड क्लासिक के लिए, क्योंकि लिंक अच्छे हैं नील हिल के, फ्लेक्स लुइस के, ये सब लोग एक ही टीम में है ना। फिलहाल इस तरीके से दिख रहे हैं। इनकी चेस्ट में फुलनेस है, इनके आर्म्स में फुलनेस है, और इनके लेग्स भी पहले से अब ज़्यादा बड़े हो गए हैं। मेन चीज़ यही है, कंडीशन तो ये आ जाएंगे, लेकिन कितने ज़्यादा ये अब तगड़े रहेंगे टॉप कंटेंडर्स को चैलेंज करने के लिए, वो हमें देखना होगा, क्योंकि राफेल ब्रांडो में है दम और बहुत ज़्यादा है प्रपोर्शंस तगड़े वाले। उसके अलावा दोस्तों मैंने बाकी जितने भी एथलीट्स थे सारे इसमें कवर कर दिए, ओलंपिया के टॉप कंटेंडर से लेकर के क्लासिक फिजिक एथलीट्स तक। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक सबसे मेन चीज़ की, और वो है हाल ही में जो एक मेरी मुलाकात हुई थी यहाँ पर द ग्रेटेस्ट एवर रॉनी कोलमैन से। तो उसका पूरा का पूरा दोस्तों व्लॉग आने वाला है इस चैनल पे नहीं, दूसरे चैनल पे जो अविरल अग्रवाल करके मेरा चैनल है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा जब व्लॉग पब्लिश हो जाएगा। तो लिंक आ जाएगा ऑल अबाउट ओलंपिया के कम्युनिटी पोस्ट पे, तो वहाँ से आप जाकर के देख लेना। तो ये बहुत ही एक स्पेशल मोमेंट था मेरी लाइफ का, जो मुझे जिसमें मौका मिला रॉनी कोलमैन से मिलने का, और बस वो एक चीज़ ऐसी थी कि वो हमेशा के लिए अब मेरे साथ में रहने वाली है, और कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा। तो पूरा व्लॉग आप देखना, मैंने रिकॉर्डिंग भी करी है उनसे, मैंने जो थोड़ी बहुत बातचीत करी, कुछ मुझे सेकंड्स के लिए जो टाइम मिला था उसके दौरान क्या क्या मैंने उनसे बोला, वो सब मैंने रिकॉर्ड किया है, सब आपको सुनने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। तो उस वीडियो का आप वेट करना, आपसे 2 दिन बाद वो वीडियो आ जाएगी, तो बस उसमें हम लोग मिलते हैं दोस्तों। बाकी अभी के लिए तो इतना ही था, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, शुक्रिया।